अरे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आज आप सभी ने देख लिया, एमपीपीएससी प्री 2026 का परिणाम आया है। साथियों, कुछ चेहरों पर मुस्कान तो कुछ की आंखें नम होंगी और कुछ दिल ऐसे भी होंगे जो खुद से सवाल कर रहे होंगे कि क्या मैं सच में इस परीक्षा के योग्य हूँ या नहीं। साथियों, यह मुश्किल की घड़ी है और इसी घड़ी में हमें अपने आप को संभालना है। लेकिन सुनिए साथियों, आज मैं आपसे परिणाम की नहीं, आपकी क्षमता की बात करता हूँ, क्योंकि परिणाम केवल अंक बताता है, लेकिन संघर्ष इंसान की असली पहचान। तो इस परिणाम से डरिए मत साथियों, जो भी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए, यूपीएससी या एमपीपीएससी या यह परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, आपके धैर्य, अभिव्यक्ति और मानसिक शक्ति की भी परीक्षा है। साथियों, यही कारण ऐसे का पेपर केवल एक विषय नहीं, बल्कि आपके चयन और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर माना जाता है। साथियों, जो विद्यार्थी सफल हुए हैं या जो असफल हुए हैं, देखो, ये प्री एकमात्र सीढ़ी है। मेन रास्ता तो हमें मेंस के से गुजरता है। हमें मेंस क्लियर करना ही पड़ेगा साथियों। जिसका आज प्री नहीं निकला है, वो यह सोच के नहीं छोड़ सकता है कि अब तो मुझे मेंस देना ही नहीं है। एट अ टाइम आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेंस और इंटरव्यू सभी क्लियर करोगे। तो उसके लिए साथियों, आपको मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना है, प्लस हमें निबंध की तैयारी भरपूर करना साथियों। कई विद्यार्थी ज्ञान होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, लेकिन वे अपने विचारों को प्रभावशाली शब्द नहीं दे पाते। देखा होगा साथियों आपने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा साथियों। आज से हम ऐसी तैयारी शुरू करेंगे जहां निबंध केवल लिखा नहीं जाएगा, बल्कि महसूस कराया जाएगा। साथियों, आज से हम जो निबंध की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसमें निबंध आपको लिखाया नहीं जाएगा, उसमें महसूस कराया जाएगा। मैं निबंध की आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। साथियों, हम सीखेंगे कैसे एक साधारण विषय को हम असाधारण बना सकते हैं। ऐसी कहानी, आंकड़े और उदाहरण जोड़कर उत्तर को जीवंत रूप दे सकते हैं। कैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है, कैसे एक बेहतर निष्कर्ष दिया जा सकता है, ताकि कॉपी जांच करने वाले के मन में आपकी छाप छोड़ी जाए। साथियों, आज अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि बीज अंधेरे में दबने के बाद ही वृक्ष बनता है। हो सकता है आज आपका समय कठिन हो, लेकिन ईश्वर आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा है। आपके सामने साथियों ऐसे महान महापुरुषों के उदाहरण रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। कलाम जी उसके सबसे बेहतर उदाहरण हैं साथियों। इसलिए आज से रोना बंद, अभी से रोना बंद, डरना बंद, खुद पर संदेह करना भी बंद करो। आज से केवल एक लक्ष्य, हमारी कलम हमारी पहचान बनेगी और मेरा निबंध मेरी सफलता की कहानी बनेगी। इसी ऊर्जा के साथ बोलिए, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं जब तक एमपीपीएससी में चैन नहीं लेंगे। साथियों, इन्हीं उम्मीद और बेहतर शुभकामनाओं के साथ हम निबंध की क्लास को चालू करते हैं। ये ऐसे की हमारी पहली क्लास है। जैसा कि आप सभी जानते हो, ऐसे निबंध लेखन इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील सब्जेक्ट माना जाता है। यही सफलता में आपका मेन रोल भी अदा करता है। साथियों, यह सब्जेक्ट ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों का के साथ साथ हिंदी मीडियम वालों की भी हालत ख़राब करके रखता है। तो साथियों, इससे हम ऐसे से संबंधित जो बेसिक जानकारी या बेसिक स्ट्रक्चर के एक बेहतर से बेहतर अच्छा निबंध कैसे लिखा जा सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कुछ मेन पहलू हैं साथियों, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जैसे कि थंबनेल है साथियों हमारा, एमपीपीएससी में निबंध लेखन एक जटिल समस्या से समाधान तक का सफ़र, हम कैसे पार करेंगे, उन सभी को हम देखते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने लोगो या टाइटल में ही बताया है कि हम एक 2025-26 के लिए एवं आगामी वर्षों के लिए हम मॉडल आंसर या मॉडल निबंध लिखेंगे, जिसमें एक सटीक भाषा होगी, सटीकता होगी।
साथियों देखो, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, परंतु मैं आपको एक मॉडल आंसर दे सकता हूँ। एक मॉडल ऐसे कि एक बेहतर जो आपको एक सम्मानजनक या एक अच्छा स्कोर दे सकता है। एक बेहतर 100% की जैसे 50 में से 50 नंबर वाला तो क्या किस प्रकार से लिखा जाएगा वो सिर्फ आयोग में कॉपी चेक करने वालों को ही पता है। परंतु अगर आप मेरी मेहनत से या मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऐसे अगर आप 30 से 40 नंबर अगर 50 में से लेके आते हो साथियों, जैसे एक बेहतर है ऐसे माना जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंटों को सही निकाल के रखा है, आप हम उनको देखते हैं साथियों। चलिए आइए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में साथियों जब बच्चा MPPSC में आता है और जब प्री क्लियर करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उत्तर लेखन, और उत्तर लेखन के साथ साथ निबंध लेखन। तो साथियों देखो, MPPSC में निबंध लेखन एक जटिल समस्या से समाधान तक का सफ़र, यही हम करते हैं। ठीक है साथियों, हमें समस्या से समाधान की ओर जाना है। जब आप इस समस्या का समाधान निकाल लोगे साथियों, तो आप एक सफल अफसर बनकर लौटोगे और जी आप इस तरीके से आपके चेहरे में स्माइल होगी। MPPSC निबंध में जटिल समस्या से समाधान तक का सफ़र तभी सफल होता है जब अभ्यर्थी समस्या का गहन विश्लेषण करते हुए व्यवहारिक, मानवीय एवं सकारात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब साथियों निबंध का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमने अभी तक कॉलेज लाइफ या 12th तक लिखा है कि जो रट के आ गए और लिख दिए। हम एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। और साथियों जो लोग हमारे कॉपी चेक करेंगे वो हमसे दोगुनी उम्र वाले भी होंगे, मतलब 50+ होंगे। वहाँ तो फेंका फांकी नहीं चलेगी ना, समझते हो आप भी। एकदम वास्तविकता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, क्योंकि वह कॉपी चेक करने वाला आपके अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी को देखेगा, तो उसमें आपके निबंध में उसको प्रशासनिक गुण भी मिलने चाहिए। ठीक है साथियों, तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं साथियों मैंने ऐसे को कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है कि हमें ऐसे क्यों ज़रूरी है, तो उसको देखते हैं साथियों। पहला, MPPSC परीक्षा में निबंध लेखन का उद्देश्य, मतलब MPPSC हमसे निबंध लेखन क्यों कराती है, तो उसके लिए मुझे कुछ जो बेहतर पॉइंट लगे साथियों वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, MPPSC चाहता है कि अभ्यर्थी केवल ज्ञान को नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को परखना चाहता है। मतलब PSC आपके व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति एवं कौशल को परखना चाहती है कि आप समस्याओं को किस तरीके से निदान कर सकते हैं। इसलिए साथियों हम कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं इस पॉइंट को। देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है विषय की समझ। साथियों PSC निबंध के माध्यम से चाहती है कि अभ्यर्थी को विषय की कितनी गहरी समझ है। इसी के साथ तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच। एग्जामिनर PSC निबंध के माध्यम से यह भी चेक करना चाहती है कि आपकी सोच तार्किक है या नहीं, विचारों को क्रमबद्धता एवं तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की आपके अंदर क्षमता है नहीं। इसके माध्यम से वह यह भी देखना चाहता है PSC कि आप समस्याओं का किस तरीके से समाधान कर पाओगे या समस्या देखकर हौच-पौच कर दोगे, घबरा जाओगे। ठीक है साथियों, MPPSC आपसे यह भी चाहती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं मानता हूँ कि जो मुझे MPPSC के लिए बेहतर लगा कि आपकी रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता या आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, रचनात्मक हो एवं सकारात्मक हो। कहने का मतलब है साथियों, समस्या के प्रति समाधानकारी एवं सकारात्मक रुख होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समस्या का समाधान तो हम कर रहे हैं पर एक समस्या मिटाने के चक्कर में हम दूसरी समस्या पैदा कर दें, या जब हमने समस्याओं का समाधान किए तो एक पक्ष खुश है, दूसरा पक्ष नाराज़ है। तो ऐसा भी नहीं करना साथियों। इस निबंध के माध्यम से PSC आपके अंदर यही चेक करती है कि आप कितने अच्छे प्रशासक बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा और अभिव्यक्ति क्षमता। इसके माध्यम से PSC आपसे चाहती है कि आपकी भाषा किस तरीके से है। आपको कभी कभी शहरी स्तर पर, तो कभी कभी ग्रामीण स्तर पर, तो कभी कभी एक जनजातीय स्तर पर भी सेवा देने को जब मिलेगा तो
क्या आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रख पाते हो, अच्छे तरीके से समझा पाते हो? इससे आपकी यह जांच होगी। आपकी भाषा जितनी सरल, सहज एवं स्पष्ट होगी, इससे एग्जामिनर यह अनुमान लगाएगा कि आप एक बेहतर प्रशासक बन सकते हो। एक बेहतर प्रशासक के रूप में आप समाज का बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन बना सकते हो, संचालन कर सकते हो साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, सामाजिक संवेदनशीलता और जागरूकता। साथियों, निबंध के माध्यम से पीएससी एक बेहतर प्रशासक में, आपके अंदर एक बेहतर प्रशासक के रूप में आप देखना चाहती है कि आप में सामाजिक संवेदनशीलता एवं जागरूकता आपके अंदर कितनी है। आप सामाजिक मूल्यों को समझते हो या नहीं, मानवीय मूल्यों को समझते हो या नहीं, या यह सामायिक घटनाओं की आपके प्रति कितनी समझ है, क्योंकि इन सभी मूल्यों को मिलाकर ही आप एक बेहतर प्रशासक बन पाओगे साथियों। अगर आपके अंदर सामाजिक संवेदनशीलता नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो आप समाज में घटित होने वाली घटनाओं का बेहतर तरीके से निदान नहीं कर सकते हो साथियों। नेक्स्ट है साथियों आपके सामने मौलिकता एवं व्यक्तित्व की पहचान। साथियों, पीएससी आपके अंदर आपकी मौलिक सोच और व्यक्तित्व को सामने लाना चाहती है। देखो, नॉर्मल कंडीशन में तो हर इंसान अच्छा दिखता है साथियों, पर जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो तब आपकी वास्तविक पहचान होती है, तब आपकी मौलिक सोच और व्यक्तित्व का पहचान होती है साथियों। इन सभी जो की पॉइंट है, तत्वों के माध्यम से पीएससी आपके अंदर एक बेहतर प्रशासक की तलाश करती है साथियों। इन सभी पॉइंटों का निष्कर्ष है, निबंध एमपीपीएससी में निबंध लेखन का उद्देश्य ऐसे अभ्यर्थी का चयन करना है जो ज्ञानवान होने के साथ साथ संवेदनशील हो, तार्किक हो, सकारात्मक सोच वाला हो और प्रभावी व्यक्तित्व क्षमता रखने वाला हो। एक बेहतर प्रशासक में यह सभी गुण होना बहुत अनिवार्य है साथियों। जिस प्रशासक में यह गुण नहीं होंगे वह एक बेहतर प्रशासक नहीं बन सकता है साथियों। तो एमपीपीएससी या पीएससी आयोग आपसे निबंध के माध्यम से साथियों एक बेहतर प्रशासक में आपके अंदर यही सभी गुण देखना चाहती है। साथियों, आपने देखा होगा आयोग के सामने तो सिर्फ आपकी कॉपी जाती है, ना आपका चेहरा जाता है, ना आपका फेस जाता है, ना वो देखता है कि आप कितने ज्ञानवान हो। तो वो आपकी जो क्षमता है वो उसी को ऐसे के माध्यम से आपके इन्हीं गुणों को पहचानता है साथियों। देखो, शेष जो 4 पेपर हैं उनमें आपकी सामान्य ज्ञान का परिचय हो जाता है, बेसिक घटनाओं का परिचय हो जाता है, उसमें शब्द पाबंदी होती है। पर निबंध में आपको स्वतंत्रता होती है, आपको 1000 शब्दों में निबंध लिखना होता है, प्लस 500 शब्दों में सामायिक घटना के बारे में पूछा जाता है। इसमें व्यक्ति का वास्तविक मूल्यांकन होता है, इसमें घिट्टी पिट्टी या रटी हुई चीज़ें आपके काम नहीं आती। इसमें आपका वास्तविक नॉलेज या वास्तविक ज्ञान मायने रखता है कि इससे देखो, अगर आप चीज़ों को रटोगे तो मुश्किल से 1-1.5 पेज लिख पाओगे, उसमें भी ना क्रमबद्धता रहेगी ना कुछ होगा, और ले दे के बाद में फिर आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और औच पोच कर दोगे, कहीं खता कहीं दवाई वाली कहानी आ जाएगी। इससे आयोग में या कॉपी चेक करने वाला, जैसे कि आपको पता है कॉपी चेक करने वाले कितने सीनियर होते हैं, मतलब 50+ ही होते हैं, तो उनके सामने तो अपन बच्चे हैं, तो वो वैसे ही भी पकड़ लेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो। समझ रहे हो ना? इससे अच्छा है कि फेंका फूंकी करने से अच्छा है कि हम इन सभी जो मैंने आपको बताया, फैक्ट बताए, इनका पालन करते हुए हम एक बेहतर निबंध लिखें साथियों। ये तो हो गई बात कि पीएससी मुख्य परीक्षा में ऐसे क्यों लिखवाना चाहती है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है कि निबंध प्रश्न पत्र में पीएससी उम्मीदवार से क्या चाहती है। अब प्रश्न यह उठता है साथियों कि निबंध प्रश्न पत्र में पीएससी उम्मीदवार से क्या चाहती है।
जैसा कि आप सभी जान गए हो, निबंध के माध्यम से पीएससी व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं का क्या करना चाहती है, मूल्यांकन करना चाहती है। इतना तो आपको इतनी देर की क्लास में क्लियर हो गया होगा ना साथियों। ठीक है, तो अब देखिए, एमपीपीएससी के निबंध प्रश्न पत्र का उद्देश्य केवल लंबा लेख लिखना नहीं होता, जैसा कि हम अभी तक अपनी बेसिक स्टडी या कॉलेज लाइफ में तक करते आए हैं कि बस रटे जाओ और थोपे जाओ वाली कहानी है। जितना ज़्यादा पेज भरोगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, परंतु साथियों पीएससी में ऐसा कुछ नहीं चलेगा, बल्कि यह देखना चाहता है कि उम्मीदवार एक प्रशासक के तौर पर कितना परिपक्व है, तार्किक है एवं संवेदनशील है। इन सभी गुणों के माध्यम से वह समाज का कितने बेहतर तरीके से संचालन कर सकता है, पीएससी यह मूल्यांकन करना चाहती है निबंध के माध्यम से। ठीक है साथियों। तो साथियों जैसा कि हमारा टाइटल है, निबंध के माध्यम से पीएससी उम्मीदवार से क्या चाहती है, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है। जैसा कि आप जानते हो साथियों, निबंध लेखन उच्च अंक प्राप्त करने की क्या है, कुंजी है। और क्या इसके साथ साथ क्या है, ज्ञान और संवेदनशीलता का संतुलन है। इसमें से पहला पॉइंट है साथियों, जो मैंने निबंध लेखन में पीएससी उम्मीदवार से क्या चाहती उसे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके सामने, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए साथियों। चलो हम ऐसे थोड़ा छोटे छोटे रूप में ही देख लेते हैं। ठीक है, पहला, सिर्फ अभी आप इतने समझिए। एक सेकंड रुकिए, बस मैं कर ही देता हूँ इसे। हमारे सामने क्या है साथियों, पूरा नहीं आ रहा है, पर ठीक है, मैं स्क्रॉल करके आपको आगे बढ़ा के समझा दूंगा। ठीक है, ना कटे। ठीक है साथियों, ये एक साथ इसी को देख लीजिए। पहला है विचारों की परिपक्वता। मैच्योरिटी ऑफ थॉट्स। साथियों याद रखना, आपकी गहनता और सूक्ष्म, यह विचारों की परिपक्वता से आपकी गहनता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रमाण होता है कि आपको विषय की कितनी गहरी समझ है, आपके अंदर सिर्फ सतही नॉलेज है या विषय की गहरी समझ है, या आप विषय को गंभीरता से समझ सकते हो। इस पॉइंट के माध्यम से हमारी यह बात एक्सप्लेन होती है साथियों। निबंध में आपकी गहराई का आकलन होता है, आप चीज़ों को कितने अच्छे से टैकल कर सकते हो, इसका आकलन होता है। जैसा कि इसी का सेकंड है तर्कसंगत एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। साथियों जब आप निबंध में तर्कसंगत व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करोगे तो आप में विषय की समझ कितनी है, विषय की गहराई कितनी है, यही भी स्पष्ट होगा। तो साथियों हमें निबंध लिखते टाइम इन बातों का क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर विषय की प्रासंगिकता, मतलब हमें विषय से भटकना नहीं है, केंद्रीय प्रश्न पर टिके रहना है, ना कि हमसे सब्जेक्ट पूछ कुछ और रहा है और हम बता कुछ और रहे हैं। ऐसा नहीं करना साथियों, हमें मतलब अपने सब्जेक्ट पर टिके रहना है, और टिके रहने के साथ साथ हम जो निबंध लिखेंगे उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए साथियों। इसी के बाद है नेक्स्ट, इसी में संतुलित दृष्टिकोण। जैसा कि साथियों ऐसा नहीं कि हम लिखने बैठ गए तो कुछ भी मन में आ रहा है, आगे पीछे कुछ भी लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना साथियों। ठीक है, हमें समाधानमुखी एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना है, मतलब हमें बायस्ड नहीं होना है किसी के प्रति। हमें मतलब ऐसी अपनी पूर्व धारणा या लेफ्ट बिन राइट बिन हमारे ऊपर हावी ना हो। हम एक तरीके से कि परिस्थितियों में संतुलन बनाकर हम किसी सिद्धांत या परंपरा हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसे कि साथियों कट्टरता या एकांकी सोच
का अभाव, मतलब हमारे एक बेहतर प्रशासक के अंदर ये वाले गुण नहीं होने चाहिए साथियों। इसके साथ साथ लेफ्ट या राइट बिन से ऊपर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हमें पक्षपात नहीं करना कि यह वर्ग तो ऐसा है तो हम इसके साथ ऐसा कर लें, यह वर्ग ऐसा है तो ये कमज़ोरी होगा। देखो कभी कभी क्या रहता है कि जो समाज में पिछड़ा वर्ग रहता है या कमज़ोर वर्ग रहता है, कभी कभी वो मतलब जो उच्च वर्ग का जो लोग रहते हैं या जो उच्च वर्ग में भी जो सामान्य लोग रहते हैं उनका शोषण हो जाता है। परंतु जब हम सुनते हैं कि एक सवर्ण एक एक निम्न वर्ग के व्यक्ति ने किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति का, एक निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के व्यक्ति का मुद्दा हुआ, तो एक अगर आप बायस्ड होगे तो आपकी एक मेंटेलिटी क्या बनेगी मुद्दा सुनकर कि यार एक उच्च वर्ग के व्यक्ति ने निम्न वर्ग का क्या किया होगा, शोषण किया होगा। परंतु यहाँ पर घटना क्या उल्टी है। जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो पैसे से संपन्न है और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति का है। परंतु अगर आप किसी पूर्व धारणा से ग्रसित रहोगे तो आप एक बेहतर प्रशासक नहीं बन पाओगे और आप बेहतर न्याय नहीं कर पाओगे साथियों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी परिस्थिति या किसी घटना का मूल्यांकन करें तो उस टाइमिंग में आप अपनी पूर्व अवधारणाओं को छोड़कर एक परिस्थिति का बेहतर अध्ययन करें और उसके बाद निर्णय लें। साथियों आपकी यह क्षमता निबंध में ही चेक की जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी नहीं आपके विचार हैं, आप हो। आपकी जो क्षमता है, कौशल क्षमता है वह है, ना कि आपकी कॉपी साथियों, याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों इसका प्रशासनिक सोच। साथियों निबंध से परखा जाता है कि क्या उम्मीदवार भविष्य में नीति निर्माण, समस्या समाधान कर पाएगा। यही सोच सबसे अधिक अंक दिलाती है, सबसे मेन बिंदु। क्योंकि साथियों जब एग्जामिनर या कॉपी चेकर जो हमसे बहुत श्रेष्ठ है, यह सोचकर कॉपी चेक करते हैं कि मैं एक प्रशासक की कॉपी चेक कर रहा हूँ, ना कि एक उम्मीदवार की या एक अभ्यर्थी की। तो साथियों जब एक कॉपी चेकर आपको एक प्रशासक मानता ही है तो वह आपकी कॉपी में यह उम्मीद भी करता है कि आपकी कॉपी में उसे एक प्रशासक के गुण मिलेंगे। वह यह उम्मीद करता है कि आपने जो निबंध में आपने जो भी प्रस्तुत किया है वह एक आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा नीति निर्माण में काम होगा, समस्या का समाधान होगा। साथियों आपकी कॉपी नहीं, उस कॉपी चेकर के सामने आपके भाव होते हैं, आपके गुण होते हैं, याद रखना। इसके बाद इसका चौथा गुण है भाषा की स्पष्टता और सरलता। साथियों जो स्पष्टता लिखा है इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। स्पष्टता लिखा साथियों ऐसा चौथा गुण है साथियों क्या है, भाषा की स्पष्टता एवं सरलता। देखिए साथियों पीएससी आपके कठिन शब्दों से प्रभावित नहीं होती है या एग्जामिनर आपके कठिन शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ। इतने में आप यह तो जान चुके हो साथियों कि एग्जामिनर हमसे बहुत सीनियर है और उसने हम जैसे लाखों बच्चों की कॉपी चेक की है, तो हम उसके सामने तो कुछ नहीं है। तो हम जो भी कठिन शब्द उनके सामने प्रस्तुत करेंगे उससे हम उनको क्या करेंगे, डिमोटिवेट ही करेंगे साथियों, याद रखना। हम उनके सामने अगर ज़्यादा कठिन शब्दों में अपने निबंध को प्रस्तुत करेंगे तो हम उनको क्या करेंगे, इरिटेट ही करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ हमें हासिल नहीं होगा। इससे अच्छा है कि साथियों हम कम शब्द लिखें, कम शब्दों में ही गहरी बात करें। और साथियों यही गागर में सागर वाली बात आपको अधिक नंबर देके जाएगी साथियों, ना कि कठिन शब्द लिखना। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, कठिन शब्दों की अपेक्षा आप अपने निबंध लेखन में सरल एवं आसान शब्दों का यूज कीजिए और कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहने का
प्रयास करें साथियों, यही आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है संरचना। तो देखिए साथियों, एक बेहतर निबंध किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हो सकते हैं जो मुझे बेहतर लगे, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया साथियों। एक तो होना चाहिए साथियों कि निबंध की भूमिका प्रभावशाली होनी चाहिए। आपने देखा होगा साथियों कि हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कहने का मतलब कि अगर सामने वाला आपकी प्रस्तावना से ही, या जब कहते हैं ना कि बिल्डिंग दरवाज़ा देख के ही पता चल जाती है कि कितनी खूबसूरत है, मतलब द्वार से ही इंसान भांप लेता है कि यार अंदर कैसा आदर सत्कार मिलेगा। अगर हमारी साथियों हमारी जो प्रस्तावना होगी या भूमिका होगी, भूमिका साथियों हमारे निबंध का क्या है, प्रवेश द्वार है। हमारी भूमिका जितनी सुंदर होगी एग्जामिनर या कॉपी चेकर उतने ही चाव से हमारे निबंध को पढ़ेगा। अगर भूमिका है मैं ही, अगर वो इरिटेट हो गए ना, तो आपके पूरे निबंध को नहीं पढ़ेगा, मतलब आपकी पूरी मेहनत बेकार है। समझ रहे हो ना? भूमिका ही आपकी जितनी खूबसूरत होगी ना, जितनी अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, एग्जामिनर को वह आपके निबंध को आगे पढ़ने के लिए लुभाएगी, जितनी ज़्यादा उसको ललाहित करेगी कि यार अगर आपकी भूमिका एग्जामिनर या कॉपी चेकर को एक तरीके से जितनी आकर्षित करेगी और आपने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो उसे आगे पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, तो साथियों आप उस कॉपी चेकर के प्रति आपके लिए एक बेहतर सोच डेवलप हो जाएगी और वही आपके अंदर आने वाली थोड़ी मोटी गलतियों को छुपा लेगी। तो साथियों याद रखना, आपकी भूमिका जितनी बेहतर होगी, जितनी सुव्यवस्थित होगी, संगठित होगी, उतनी अच्छा आपके निबंध पर इम्प्रेशन पड़ेगा, उतना अच्छा आपका क्या होगा साथियों, निबंध होगा। याद रखना। नेक्स्ट है क्रमबद्ध मुख्य भाग। याद रखना साथियों, प्रस्तावना तो हमारा प्रवेश द्वार होता है, पर जैसे जैसे हम निबंध में आगे बढ़ते जाते हैं, मुख्य भाग की ओर जाते हैं, तो साथियों मुख्य भाग में बेसिकतः हम प्रस्तावना में साथियों सजेशन दिया जाता है कि हम अपने टॉपिक का परिचय दें। उसके साथ साथ हम अपने आगे की निबंध की रूपरेखा भी कहाँ पर तैयार कर लेते हैं, प्रस्तावना में तैयार कर लेते हैं कि हमें मुख्य भाग में क्या रखना है। तो साथियों जो प्रस्तावना में आपने जो रूपरेखा तैयार की है ना, उसी को हम क्या करते हैं, मुख्य भाग में लिखते हैं। मुख्य भाग में उस समस्या का क्या करते हैं, हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और उसी में कुछ कुछ पॉइंटों में क्या करते हैं, उसे उदाहरण के माध्यम से समझाते जाते हैं। उन्हीं को निराकरण के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, ये सरकार की जो उपलब्धियां हैं साथियों, और उसी को हम अपने माला में क्या करते जाते हैं, परोते जाते हैं साथियों। मतलब कहने का मतलब ये है कि साथियों आपके तीर में ना, यह कहते हैं कि आपके तर्कस में जो मोती हैं, जो ब्रह्मास्त्र हैं, आपके तर्कस में जो तीर है, आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है ना साथियों, या जो तीर हैं, उन्हें चलाने का सबसे अच्छा स्थान क्या है, यही है मुख्य भाग। तो साथियों यहीं पर हम अपने मोतियों को क्या करते हैं, परोते हैं साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ हम उदाहरण दे सकते हैं, किसी महापुरुष की कोटेशन दे सकते हैं, उसके माध्यम से हम अपने मुख्य भाग को क्या कर सकते हैं, एक बेहतर मुख्य भाग के रूप में डिज़ाइन कर सकते हैं। परंतु साथियों यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखना, आप जब अपने निबंध को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी क्रमबद्धता टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे निबंध में क्रमबद्धता ही एक ऐसा तत्व है जो कॉपी चेकर को आपसे बात करने के लिए मजबूर करेगा, आपके निबंध को आगे पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। और अगर आपका हर एक पॉइंट, हर एक पैराग्राफ एग्जामिनर को आपका निबंध पढ़ने के लिए मजबूर कर गए, तो साथियों वह आपको नंबर देने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। तो याद रखना, आपका हर एक पैराग्राफ इतना ऑथेंटिक, इतना क्रमबद्ध होना चाहिए कि
वह एग्जामिनर को आगे का पैराग्राफ पढ़ने के लिए मजबूर करे। इसके बाद साथियों याद रखना, एक आदर्शवादी हमारा जो निष्कर्ष या समाधान होगा साथियों, मतलब कहने का मतलब निबंध का अंतिम भाग होगा, वह कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और हमने जो भी समस्याएं लिखी हैं उनका पहले क्या कर देंगे, हम समाधान बता देंगे। साथियों याद रखना, आपका निबंध में कोई भी समस्या अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। साथियों अगर आपने कोई समस्या उठाई है तो उसका समाधान दीजिए। उसके साथ साथ निबंध का जब आप एंड करोगे, जब निष्कर्ष लिखोगे, तो साथियों याद रखना, आपको समस्याओं का समाधान देना है, सरकारी प्रयास देना है। सरकारी प्रयास को तो आप मुख्य भाग में लिख ही दोगे, तो जब निदान दोगे तो सरकारी प्रयास के साथ साथ अपने कुछ व्यक्तिगत पॉइंट भी बताना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, बच्चे के अंदर कुछ नॉलेज है, समय की, वो सब्जेक्ट की पकड़ है। ऐसा नहीं कि बस रटा रटाया थोप दिया, समझ रहे हो। और जो आपका निष्कर्ष हो वह आशावादी हो और सकारात्मक वे में हो, और समाधान एक प्रसन्नता पूर्वक हो। साथियों याद रखना, एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों मायने रखते हैं। आपने घर के अंदर वेलकम तो अच्छे से कर लिया साथियों, ठीक है ना, परंतु जब उसका आप विदाई करोगे और विदाई में अगर थोड़ा सा भी आपने कमी छोड़ी ना, तो याद रखना वो कहते हैं ना कि किसी की विदाई आप अच्छे से नहीं दोगे तो फिर वो उसको लगता है कि यार अब पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता वाली कहानी है। आपने फिर आपने पूरी बारात कितने अच्छे से की, या मेहमान का कितने अच्छे से सत्कार, आदर सत्कार किया, परंतु जाते टाइम अगर उसका सम्मान नहीं किया, अगर उसे अच्छे से विदाई नहीं दी, तो वो फिर आपने जो जितना अच्छा किया वो सब कुछ भूल जाएगा। मतलब आपकी अच्छाइयाँ सब एक तरफ धरी रह जाएंगी। तो इसी प्रकार से साथियों, आपका जो निष्कर्ष है, आपका जो समाधान है, वह भी उतना ही सुंदर, सटीक एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए जितना कि आपकी भूमिका थी, आपकी प्रस्तावना थी, ताकि जो कॉपी चेकर है वो आपसे रुष्ट ना हो। तो उसे लगेगा कि शुरुआत से लेकर समाधान तक एक विद्यार्थी की कॉपी में एक बेहतर प्रशासक के गुण पाए गए हैं, तो वह आपको भरपूर नंबर देगा और आप एक बेहतर प्रशासक बन पाओगे। साथियों इन सभी में एक विशेष चीज़ याद रखना साथियों, मेन पॉइंट, कि उत्तर बिखरा हुआ नहीं लगना चाहिए। साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओच पोच, जैसे मैंने जब पहला पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, तो पहला सही गया, दूसरा भी सही गया, और मुझे जो तीसरा में लिखना था, मतलब चौथे का पॉइंट मैंने कहाँ पर लिख दिया, तीसरे में लिख दिया। चौथे नंबर में जो पॉइंट लिखना था वो मैंने कहाँ पर लिखने, तीसरे में लिख दिया, और मुझे बाद में यहाँ आया यार कि मुझे इसमें बीच में कुछ और जोड़ना है, तो चौथा नंबर बनाया और मैंने तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया। मतलब ऐसे ओच पोच नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। मतलब निबंध क्या होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित होना चाहिए, क्रमबद्ध क्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले बचपन आया, बचपन के बाद शिशु अवस्था, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, बचपन आता है, क्या आता है, बचपन, है ना, नन्ना मुन्ना राही। फिर इसके बाद अपन थोड़े से बड़े होते हैं तो जिसे क्या बोल देते हैं, शिशु बोल देते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या होते हैं, बालक बनते हैं, बन गए, नहीं बालक नहीं, बालक गलत हो जाएगा, बालक नहीं बनते हैं। इसके बाद क्या हो जाएंगे अपन, कहाँ आते हैं साथियों, चलो इसके बाद अपन आते हैं युवा अवस्था में, ठीक है साथियों। इसके बाद अपन क्या हुए, युवा हुए, युवा के बाद क्या हो गया, वृद्ध हो गए, है ना, वृद्ध साथियों। तो ये इसका क्या है, सही क्रम है, जिसका क्या है साथियों, सही क्रम है कि सबसे पहले जब अपन जन्म लेंगे तो बचपन ही होगा, है ना, जब अपना जन्म होगा तो बचपन और शिशु एक ही हो जाएगा, जो आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को ऐसा होच पोच नहीं करना है जैसे मैंने अभी कर दिया कि पहले बचपन पहले लिख दिया, शिशु बाद में लिख दिया, फिर इसके बाद ये युवा अवस्था लिख दिया, और इसके बाद मैंने क्या, वृद्ध अवस्था लिख दिया। एक्चुअली साथी यहाँ पर बचपन की जगह में अगर मैं लिखता है यहाँ की एक बचपन की जगह में मैं लिख देते हैं यहाँ पर नवजात शिशु, तो ये एकदम सही क्रम हो जाता है ना। तो मतलब ऐसी चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना कि भाई सबसे पहले हम नवजात शिशु थे, उसके बाद हमारा बचपन आया, हम शिशु अवस्था में आए, फिर हम युवा अवस्था में आए और अंतिम में वृद्ध अवस्था में आए। ऐसे मतलब क्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए,
ऐसा नहीं कि बचपन के बाद हम डायरेक्ट युवा हो गए और युवा के बाद हम शिशु हो गए, या फिर हम सबसे पहले वृद्ध हो गए थे, फिर हम शिशु हुए, फिर हम युवा हुए, उसके बाद हमारा बचपन आया। ऐसा होच पोच नहीं करना है, एकदम सुव्यवस्थित करना है कि सबसे पहले हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, हमने माँ की गर्भ से जन्म लिया, उसके बाद हम छोटे से शिशु बने, फिर हमारा क्या आया, बचपन आया, फिर हम युवा हुए, हम फिर इसके बाद वृद्ध हुए, और वृद्ध होने के बाद हम ईश्वर को प्यारे हो गए। राम नाम सत्य है। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए साथियों। फिर साथियों इसका 6वां पॉइंट है मौलिकता। साथियों आपके निबंध में मौलिकता झलकनी चाहिए, ना कि घिसा पिटाई या रटी हुई कोचिंग की भाषा वाला निबंध लिखना है। हमें रटी हुई कोचिंग की भाषा से क्या करना है साथियों, बचना है, याद रखना। यदि आपके विचार नए, व्यवहारिक और वास्तविक लगेंगे तो आपकी कॉपी भी अलग दिखेगी। समझ रहे हो ना? अगर आपके निबंध में आपके अपने विचार होंगे, व्यवहारिक एवं वास्तविक होंगे, तो आपकी कॉपी एक अलग दिखेगी, उसमें एक प्रशासक के गुण दिखेंगे साथियों, कि ना कि एक कोचिंग की रटी रटाई आंसर लिखने से बेहतर है कि आप अपने शब्दों में अपने निबंध को अपने शब्दों में पुरोएं, अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करें साथियों। एग्जामिनर आपकी कॉपी में एक बेहतर प्रशासक के साथ साथ यह भी जानता है कि बच्चे के अंदर अभी वह परिपक्वता नहीं है जो एक बेहतर प्रशासक में रहती है। समझ रहे? तो वो इतना भी आपके इतना भी कठोर नहीं है कि आपको बेहतर ही 100 होना चाहिए, पर उसको इतना तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने किसी कोचिंग का या एक तरीके से रटाया निबंध लिखा है, ये अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन किया है। एक चीज़ याद रखना साथियों, अगर आप रटाए निबंध लिखोगे तो मुश्किल से 1 से 2 पेज रटी हुई चीज़ें लिखोगे और लेके धड़ाम से औंधे मुँह गिर जाओगे। समझ रहे हो? तो इतने में तो एग्जामिनर आपको पकड़ ही लेगा। और उससे अच्छा है कि भैया अपन अपने शब्दों का यूज करें, अपन अपनी भाषाओं का यूज करें, ताकि पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक उसे एक रूपता मिले। और निबंध की पहली शर्त या पहली कसौटी यही है कि निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। तो एग्जामिनर या कॉपी चेकर आपसे खुश हो जाएगा और एक आपको बेहतर नंबर देगा। ठीक है साथियों? फिर साथियों इसी में हमें जो एग्ज़ामिनर आपसे क्या चाहता है, उम्मीदवार से क्या चाहता है, उसी में हमारा साथियों 7वां पॉइंट है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या चाहता है। ठीक है साथियों, इसमें हम 7वां पॉइंट देखते हैं। एग्ज़ामिनर आपके अंदर चेक करता है कि आपको समसामयिक जागरूकता है ना, समसामयिक घटनाओं की आपके अंदर आप जागरूक हो नहीं, आप वर्तमान सिचुएशन या वर्तमान कंडीशन से आप कितने अवेयरनेस हो, आप करंट अफेयर से कितने जुड़े हो। तो साथियों याद रखना, आप अपने निबंध को एक बेहतर रूप से सजा सकते हैं, उसके लिए ये की पॉइंट जरूरी है। बेहतर एवं प्रभावी उत्तर लिखने के लिए हम इन तत्वों का यूज कर सकते हैं। साथियों याद रखना, जैसे सरकारी योजना, गवर्नमेंट स्कीम, पीएम स्कीम, किसान उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, हम इसका भी क्या कर सकते हैं, बीच बीच में सुव्यवस्थित जगह में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है साथियों? संविधान, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद डीपीएसपी, इन तत्वों का भी हम क्या कर सकते हैं, समावेशन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है साथियों रिपोर्ट एवं सूचकांक, जैसे नीति आयोग के रिपोर्ट हो गए साथियों, सतत विकास की रिपोर्ट हम पुट कर सकते हैं, यूएन की रिपोर्ट होती हैं साथियों, डब्ल्यूटीओ एवं अन्य वो सभी राष्ट्रीय संस्थान जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, हम उन रिपोर्टों का भी क्या कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यायालय के फैसले, न्यायालय के जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं साथियों, हम उनको भी अपने ऐसे में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। महापुरुषों के विचार साथियों, जो सिंबॉलिक या जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, उनके जो स्लोगन हैं, हम उनका भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों वर्तमान घटनाओं को देखो साथियों, वर्तमान घटना तो आपके निबंध में एक क्या जीवंत रूप प्रस्तुत करेगी,
इससे एग्जामिनर को लगेगा कि यार बच्चे के अंदर कितनी बेहतर समझ है, वह वर्तमान की घटनाओं से कितने अच्छे तरीके से जुड़ा है। इसी वजह से इसलिए साथियों हमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को भी क्या करना है, अपने ऐसे में या अपने निबंध में प्रस्तुत करना है साथियों। इन सभी में एक चीज़ याद रखना साथियों कि हमें इन सभी का क्या करना है, समावेश प्रस्तुत करना है, ना कि किसी एक चीज़ को उठा के। और ऐसा नहीं करना कि हमने 10-12 सरकारी योजना ही लिख दी है, मतलब एक पैराग्राफ में पूरी सरकारी योजना लिख दी, पूरा पैराग्राफ ही ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मतलब एक आध योजना लिख दिए, एक आध सूचकांक का आंकड़ा प्रस्तुत कर दिए, कहीं पर हमें व्यवस्थित उसकी सही उचित जगह में हमने कहीं पर एक आध DPSP लिख दिए, तो कहीं पर हमने फंडामेंटल राइट्स लिख दिए, तो कहीं ड्यूटी लिख दिए। मतलब ऐसी चीज़ों को मतलब सबको व्यवस्थित रूप से क्या करना है, प्रस्तुत करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साथियों मानवीय संवेदनशीलता। कुछ निबंध ऐसे भी होते हैं साथियों जिनमें एक प्रशासनिक अधिकारी के अनिवार्य गुण झलक जाते हैं, या निबंध में एक व्यक्ति की जो वास्तविक अभिव्यक्ति जो होती है ना, वो निखर के आ जाती है, समझ रहे हो, उसके अंदर की क्षमता निकल के ही आ जाती है। कुछ निबंध ऐसे होते हैं जैसे गरीबी, ये संवेदनशीलता एवं उद्यान की बात, मतलब इसमें इंसान ना चाहते हुए भी अपने अंदर की जो रहते हैं ना वो प्रस्तुत कर ही देगा, इसमें वो रटे रटाए नॉलेज आपका काम नहीं आएगा। इसी प्रकार से महिला के बारे में सशक्तिकरण, हमें एक चीज़ याद रखना साथियों, हम जो भी टॉपिक चुनेंगे उसमें बायस्ड नहीं होना है, उसमें हम किसी भी अपनी रूढ़िवादी या पूर्वग्रह से ग्रसित होकर हमें कोई भी टॉपिक या कोई भी घटना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत नहीं करना है साथियों। विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। इस तरीके से हमें संवेदनशील मिलेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसमें गरीबी है, महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पायर, इसके बाद साथियों किसान के मुद्दे हैं, पर्यावरण हैं, भविष्य की पीढ़ी हैं। कुछ ऐसे अनिवार्य गुण जो हमारे अंदर होने चाहिए साथियों। इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए अनिवार्य गुण पाए जाते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद हम पुनः आगे बढ़ते हैं साथियों। इन सभी का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है? MPPSC आपसे जानना चाहती है क्या यह उम्मीदवार समाज और प्रशासन की जटिल समस्याओं को समझकर संतुलित, व्यवहारिक और मानवीय समाधान दे सकता है या नहीं। इसके माध्यम से PSC आपसे यही जानना चाहती है कि यह उम्मीदवार एक बेहतर प्रशासक बन सकता है या नहीं। याद रखना साथियों, निबंध केवल जानकारी नहीं, आपकी सोच से अधिक अंक दिला सकता है। क्योंकि याद रखना, निबंध जो आपका निबंध है वो कॉपी चेकर के सामने आप हो, ना कि आपका निबंध वो आपका प्रतिबिंब है, वो आपका प्रतिरूप है। आपका निबंध जितना बेहतर होगा आपको उतने ही अच्छे, आपकी कल्पनाओं से बेहतर अंक मिलेंगे साथियों। यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखना। चलिए साथियों, हम फिर से आगे बढ़ते हैं। हम आगे की यात्रा हम तय करते हैं साथियों। जैसे कि हमने हमारा टाइटल रखा है समस्या से समाधान तक का सफ़र, तो उसी सफ़र में साथियों हम आगे बढ़ते हैं साथियों। और हमारा नेक्स्ट पड़ाव क्या है? निबंध लिखने की तैयारी कैसे करें। साथियों, अब हमारा सफ़र आगे बढ़कर आ गया है कि निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें। साथियों, बच्चों के सामने यह सबसे बड़ी जटिल समस्या है। अधिकतम क्या 99% बच्चों के सामने यह समस्या सबसे जटिल समस्या बन के आती है कि वह निबंध की तैयारी कैसे करें। वह सोच के ही क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। साथियों, इस समस्या का हम समाधान खोजते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है, निबंध MPPSC के निबंध की तैयारी रटना नहीं बल्कि सोच विकसित करना है। MPPSC के निबंध का मेन उद्देश्य क्या है? इस निबंध का मेन उद्देश्य है हमें रटी रटाई चीज़ों को नहीं लिखना है, बल्कि अपनी सोच को क्या करना है, विकसित करना है। याद रखना,
यदि हम सही रणनीति अपनाएंगे तो निबंध में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। याद रखना साथियों, इसके लिए बेहतर तैयारी की प्रभावी रणनीति। साथियों यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ये टाइपिंग, तो मैनेज कर लेना। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर पहला पॉइंट है विषय का विश्लेषण। याद रखना साथियों, आप जो भी विषय चुनें उसका आप एक सटीक एनालिसिस या सटीक क्या कर लें, विश्लेषण कर लें साथियों। उसका कारण, उसका प्रभाव, उसकी वर्तमान स्थिति, यहाँ तक कि निबंध के बारे में एक पूरी ब्रीफ जानकारी रख लें। ऐसा ना हो कि एक आध दो पेज भरने के बाद माइंड एकदम शून्य पड़ जाए, उसके बाद पेन ही रुक जाए, अब जे ना बोले कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसके लिए सबसे अच्छा और बेहतर उपाय है साथियों कि सबसे पहले हम निबंध की रूपरेखा पीछे तैयार कर लें। ठीक है साथियों, पहला क्लियर हुआ है ना। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, क्या है, हमें फिर इसके बाद क्या करना है साथियों, उसी निबंध में हमें मेन बॉडी में समाधान एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण, इसमें हम योजनाएं, नीति सुधार एवं जनभागीदारी जी हम अभी पढ़ ही चुके हैं। इसके साथ साथ साथियों याद रखना ये है बेहतर, इसमें जो टाइपिंग जो गलत हो गई साथियों, इसे याद रखना। यहाँ पर आएगा निबंध के मुख्य भाग। तो साथियों एक अच्छा निबंध के चार भाग होते हैं साथियों, जो वाले, हाँ ठीक है। एक निबंध का मुख्य भाग में क्या होता है, इसके चार भाग होते हैं जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक तो क्या होता है कि उसकी भूमिका, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मेन बॉडी और अंतिम में उसका क्या है, निष्कर्ष है। याद रखना साथियों, यहाँ पर एक अच्छे निबंध में हमें क्या करना है, उदाहरण भी देना है, घटना भी प्रस्तुत करना है, इसके साथ साथ प्रश्न पूछना है, आंकड़े भी देना है। याद रखना साथियों, मतलब हमें टोटल समग्र सब कुछ उसमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। ठीक है साथियों, इसके बाद याद रखना हमारा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए साथियों, आशावादी एवं प्रेरक क्या हो, अंत हो। ठीक है साथियों, ठीक है। और जब हम अपना निबंध को शुरुआत करेंगे तो किसी कहानी, किसी घटना या किसी ऐसे आंकड़ों से प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इसके बाद हम पुनः आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ पहले नंबर का पॉइंट कि हम एक प्रभावी निबंध कैसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसी का दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, दूसरा पॉइंट है रोज विषय पर सोचना शुरू करें। देखो साथियों, हम सोचेंगे तो हमारे अंदर की ज्ञानेंद्रियाँ, हमारे अंदर क्या शब्द आएंगे, विचार आएंगे। हम सोचेंगे नहीं तो क्या ही शब्द आएंगे। ठीक है साथियों, तो सीधे लिखने से पहले सोच विकसित करें। समझ रहे हो ना, सीधे लिखने से पहले हम अपने अंदर क्या करें, सोच विकसित करें। जैसा कि साथियों उदाहरण, यदि विषय है पर्यावरण संकट, ठीक है साथियों, तो अपन क्या करेंगे, तो स्वयं से पूछें पर्यावरण संकट का कारण क्या है, सबसे अधिक प्रभाव कौन सा है, भविष्य में इसका क्या होगा। ठीक है, सरकार क्या प्रयास कर सकती है, समाज क्या प्रयास कर सकती है, हम कैसे इसका समाधान करेंगे। साथियों यही तो हमारे निबंध की क्या है, रूपरेखा है कि प्रदूषण का कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, भविष्य में क्या होगा अगर हम इसका निदान नहीं करेंगे तो, फिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की अकेले जिम्मेदारी नहीं, हम भी क्या कर रहे हैं, इसके समाधान के लिए हम और क्या कर सकते हैं, अपने विचार को प्रदर्शित करना है। यही तो निबंध की क्या रूपरेखा है। इसी प्रकार का तो हमें ढांचा बनाना है। इसके बाद हम अपने निबंध के मोतियों को अपनी माला में सुंदरता से परो सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम पुनः आगे बढ़ते हैं। इसके बाद याद रखना साथियों, एक बेहतर निबंध तभी अच्छा लगेगा जब हम उसमें उदाहरण प्रस्तुत करें साथियों। एक अच्छे उद्धरण निबंध को प्रभावशाली बनाता है। जैसे मणि जो होती है ना, वो सभी नागों में जिस नाग के पास होती है वो नागराज कहलाता है। मणि उस
नाक की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से आपके निबंध में आपकी जो कोटेशन होंगी वह मणि रूपी काम करेंगे साथियों, याद रखना। जैसे महात्मा गांधी का कोटेशन है कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लालच नहीं। ठीक है। कलाम जी का कहना है, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ना आने दें। मतलब ऐसे आप थॉट, अच्छी अच्छी कोटेशन, उदाहरण जो दोगे तो इससे एग्जामिनर का आपके प्रति एक आकर्षण पैदा होगा, एक आकर्षण भाव क्या होगा, पैदा होगा साथियों। इसी प्रकार की कोटेशन आपके निबंध में मणि रूपी काम करेंगे साथियों। फिर इसके बाद नेक्स्ट साथियों, हमें एक अपने बेहतर निबंध के लिए और क्या करना चाहिए, समाचार रोज क्या करना है, कम से कम आधा घंटे हमें समाचार पत्र एवं रिपोर्टों का क्या करना है साथियों, अध्ययन करना है। साथियों याद रखना, समाचार पत्र या रिपोर्ट समाज के वास्तविक परिदृश्य का क्या कराती हैं, हमें दर्शन कराती हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है साथियों। तो हमें क्या करना है, संपादकीय पढ़ना है, सरकारी योजनाओं की जानकारी रखना है, हमें सामाजिक मुद्दों की जानकारी हो, पर्यावरण के बारे में जानकारी हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हमें क्या हो, जानकारी हो। ठीक है साथियों। इसके साथ साथ विशेष रूप से क्या करना है, हमें नीति आयोग के तत्वों को यूज करना है, यूएन की रिपोर्ट का उपयोग करना है, एसडीजी गोल के तत्वों को हमें भी क्या करना है, यूज करना है, और इकोनॉमिक सर्वे का भी यूज करना है। परंतु साथियों यहाँ पर सबसे विशेष ध्यान रखना, आप जो भी तथ्य या जो भी फैक्ट लिखें वह ऑथेंटिक हो, पूर्णतः सत्य हो। फेंका फूंकी बिल्कुल नहीं करना, फेंका फूंकी करने से अच्छे कि आप लिखने ही मत, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और एक चीज़ याद रखना, आप जो तथ्य लिखोगे ना, जो भी आंकड़े प्रस्तुत करोगे, उसमें उसका सोर्स जरूर लिखना साथियों। आप जो सोर्स लिखोगे ना, आपका सोर्स आपके आंसर को, आपके तत्व को क्या करेगा, प्रमाणिकता देगा। अगर आप सोर्स नहीं लिखोगे तो वो एक रहेगा कि एक अंधेरे में तीर चलाने वाली कहानी रहेगी। परंतु अगर आप सोर्स लिख देते हो कि यह तथ्य मैंने इस जगह से उठाया है, तो वो है सोर्स, आपके जो तथ्य है उसको क्या कर देगा, प्रमाणित कर देगा, और इससे आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे साथियों। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस तरीके से एक बेहतर निबंध कैसे तैयार हो सकता है, जो हमारा क्या था साथियों, टाइटल था। देखो, निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें, तो साथियों उसकी जो पूरी ब्रीफ जानकारी है, आप वीडियो रोककर एक बार कॉपी में नोट कर लेना साथियों। और आप बोलो तो मेरे नंबर मैंने जो नंबर है नीचे, उसी पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा साथियों। ठीक है। इसके बाद उसी का ब्रीफ सारांश साथियों, देखिए, MPPSC में निबंध के लिए सबसे मूल मंत्र जानकारी होनी चाहिए, विश्लेषण करते बनना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए और समाधान होनी चाहिए। इन सभी का समग्र परिणाम ही आपको उच्च अंक दिलाएगा साथियों, याद रखना। निबंध में अधिक अंक प्राप्त उस उम्मीदवार को होते हैं या उस उम्मीदवार को मिलते हैं जिसकी सोच कैसी होती है, प्रशासनिक होती है, संतुलित होती है और सकारात्मक दिखती है साथियों। जो उम्मीदवार अपने निबंध में इन तीनों तत्वों को समाहित करता है, जो प्रशासनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, प्रशासनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, अपने निबंध में किसी भी घटना को प्रस्तुत करते समय संतुलन की स्थिति बनाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो उसे बेहतर नंबर मिलते हैं साथियों। अब साथियों हमारे निबंध लेखन की समस्या से समाधान की यात्रा के हम नेक्स्ट पड़ाव में पहुँचे हैं साथियों। कि हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है साथियों, वह बोल रहा है कि निबंध लेखन से पूर्व विद्यार्थियों को या अभ्यर्थी को कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। साथियों यह भी सबसे बहुत ज़रूरी एवं गंभीर सोचने योग्य विषय है साथियों। ऐसा नहीं कि हम मुंह उठाए और लिखने को बैठ गए, कुछ भी लिखे जा रहे हैं साथियों। हमें वहाँ पर सावधानी भी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है वह ध्यान दीजिए। पहला, विषय को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है साथियों, विषय को हमें सबसे पहले क्या करना है साथियों, ध्यानपूर्वक विषय की हमें क्या करना है, समय को डेवलप करना है। ठीक है साथियों, जब हमारे अंदर विषय की समझ आ जाएगी मतलब हम टॉपिक को क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। ठीक है साथियों, ये हमने टॉपिक को छांट लिया। अब इसके बाद दूसरे बाद हम इसे क्या करना है, उसी निबंध को लिखने से पहले उसकी हमें क्या करना है, रूपरेखा तैयार करना है साथियों। क्या करके रखना है, लास्ट पेज में जो हमारा रफ पेज मिलता है ना, आपको याद रखना, उसमें आपको उस ऐसे की क्या करना है, रूपरेखा तैयार करके रखना है। ठीक है साथियों, इसके बाद जब हम रूपरेखा तैयार कर लेंगे और निबंध को लिखना स्टार्ट कर देंगे तो याद रखना साथियों, आपके निबंध में संतुलन एवं सकारात्मक दृष्टिकोण हो। ऐसा ना हो कि निबंध में होच पोच कर दो वाली कहानी। ठीक है, आपके निबंध में संतुलित हो, आपका निबंध कैसा हो, संतुलित हो एवं सकारात्मक उसमें दृष्टिकोण रखे देखें। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा सरल हो, स्पष्ट हो एवं प्रभावी हो। फिर इसके बाद साथियों ये क्या हो जाएगा, तीसरा, ये क्या हो गया, चौथा। ठीक है साथियों, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। अब आप अपने निबंध में क्या सावधानी रखोगे, तत्व हैं, तथ्य और उदाहरण सटीक दें। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी तथ्य लिख दिए, मुँह उठाए, या कुछ भी उदाहरण दे दिए। वो पूछ रहा है आम का, अपन लिख रहा है इमली का, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसको सटीकता से देना है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं पढ़ना है, कहीं भी चिपका दिए ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मतलब सुव्यवस्थित करना है। इसके बाद साथियों छठवां पॉइंट क्या है, निबंध में क्रमबद्धता बनाए रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वेरी 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 IMP पॉइंट है, क्रम क्या होना, कि हमारे निबंध में हमें क्या करना है साथियों, क्रमबद्धता बनाई रखनी है। ठीक है साथियों, है ना। फिर इसके बाद भूमिका और निष्कर्ष कैसा हो, प्रभावी हो। ठीक है, ये भी कर लिए हमने, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। भूमिका कैसी हो, प्रभावी हो। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण साथियों, आपका पेपर 100 अंक का होगा, लास्ट पेपर, उसमें से 50 अंक का एक लॉन्ग ऐसे आएगा, दूसरा 25 अंक का शॉर्ट ऐसे आएगा, और आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा। तो साथ ही ऐसा नहीं कि अपन ने पूरा टाइम मतलब 85 अंक में ख़त्म कर दिए, तो अपन को क्या करना है, समय का प्रबंध करना है साथियों, यह विशेष ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ याद रखना साथियों, आपका प्रस्तुतिकरण साफ हो सुथरा हो, पढ़ने योग्य हो। और इसके बाद क्या है, मौलिकता बनाए रखें। याद रखना साथियों, यही सावधानी निबंध को प्रभावशाली, सुसंगत और उच्च अंक प्रदान करने योग्य बनाएंगी। यही इसका मेन आधार है साथियों। आपके निबंध की यही सावधानी आपके निबंध को बेहतर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं आदर्श प्रशासक के रूप में आपको कॉपी चेक कर, जो आपसे बहुत वरिष्ठ हैं उनके सामने एक बेहतर प्रशासक के रूप में आपको क्या करेंगी, प्रस्तुत करेंगे साथियों। ठीक है साथियों, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट पड़ाव की ओर पहुंचते हैं साथियों। और हमारा नेक्स्ट पड़ाव है क्या, MPPSC में निबंध लेखन काल्पनिक कहानी के आधार पर क्यों शुरू करें, कारण बताइए। साथियों, जो मेरी पर्सनल सलाह है, मेरी पर्सनल राय है, उसके हिसाब से मुझे साथियों लगा कि हम एक काल्पनिक कहानी के आधार पर, देखो साथियों, वास्तविक घटना या तथ्य में अगर आपसे एक भी त्रुटि हुई साथियों, तो आप पूरे निबंध को बर्बाद करके रख दोगे। परंतु जब आप एक काल्पनिक घटना के तौर पर अगर आप निबंध को शुरू करोगे ना साथियों, तो वहाँ पर कहानी आपकी होगी, घटना आपकी होगी, तो इसमें होच पोच नहीं होगा साथियों, और आपके अंदर क्या, मनोबल जिंदा होगा। ठीक है, चलो हम इसे, इस कहानी का मैंने आपको तो ब्रीफ इंट्रो दे दिया, पर हम आगे जाके और समझते हैं, और भी रोचक तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों, जो आपका क्वेश्चन था उसका समाधान ये है, काल्पनिक कहानी, केवल हम ऐसे की शुरुआत काल्पनिक कहानी से ही क्यों करें, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। काल्पनिक कहानी केवल कहानी नहीं,
एक ऐसा प्रभाव है जो जो परीक्षक के मन में गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका ये साथियों थोड़ा सा इसको समझना है ना, जो डायग्राम में इसने थोड़ा सा ऊंच पूछ कर दिया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हमें हमारा जो क्वेश्चन है साथियों कि हम काल्पनिक कहानी के तौर पर ही क्यों शुरू करें, उसका आंसर यहाँ पर है। काल्पनिक स्टोरी से शुरू करने का उद्देश्य केवल कहानी सुनाना नहीं, बल्कि परीक्षक के मन पर गहरा प्रभाव डालना है। हम परीक्षक के मन को झकझोर कर रख देना चाहते हैं। ठीक है साथियों, इसके पीछे के महत्वपूर्ण कारण क्या होगा? रचनात्मकता और कल्पना होगी, विषय पर पकड़ होगी, क्योंकि जब कहानी अपनी होगी तो हम उसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों। अभिव्यक्ति की शैली होगी, क्योंकि कहानी अपनी होगी, हम परीक्षक को जोड़ सकते हैं और अनोखापन एवं विशिष्ट पहचान दे सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी से परीक्षक में अपनापन होगा। ठीक है साथियों, ये ठीक है साथियों, याद रखना निबंध और मुख्य परीक्षा के लिए यह शक्तिशाली तकनीक है। इसके बाद साथियों हम फिर से नेक्स्ट पड़ाव में पहुंचते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट चरण है, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। उसका पहला कारण है भूमिका भूमिका को आकर्षक बनाती है। काल्पनिक कहानी जो होती है वो क्या करती है? भूमिका को आकर्षक बनाती है। परीक्षक पर प्रथम प्रभाव मजबूत होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, समझे। इसके बाद तीसरा है विषय की गंभीरता को सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए साथियों, कहानी आपकी है तो आप घटना को अपने हिसाब से परो सकते हो। उसमें जो भी गंभीर विषय है ना, जो भी गंभीर तथ्य हैं, उन्हें आप अपनी बड़ी ही सहन एवं सरल आसान भाषा में क्या कर सकते हैं? परो सकते हैं। जब कहानी आपकी होगी, शब्द आपके होंगे, तो आपकी कहानी में मौलिकता भी दिखेगी। ठीक है साथियों, भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा होगा, विषय की दिशा स्पष्ट होगी, निष्कर्ष से जोड़ना भी आसान होगा। और वेरी वेरी IMP साथियों, यह कहानी स्वयं की बनाई होती है तो शुरुआती दबाव से मुक्ति भी मिलती है। साथियों, जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले तो हाथ पांव ही लड़खड़ाते हैं। साथियों याद रखना, पहला अक्षर लिखना ही सबसे कठिन होता है। देखियो ना, आपने जब अगर आपने पहला अक्षर लिख लिया तो आपकी कलम अगर एक बार चलना स्टार्ट होती है तो फिर वो रुकती नहीं है। तो जब कहानी आपकी अपनी होगी तो आपको शुरुआती दबाव से मुक्ति मिलेगी, और जब आप शुरुआती दबाव से उभर जाओगे तो आपके आगे का मार्ग भी बहुत आसान होगा साथियों। इसी वजह से सभी निबंध लिखने के सभी प्रारूपों में मुझे सबसे बेहतर जो मेरी पर्सनली सलाह है वह मुझे काल्पनिक कहानी या कहानी सबसे बेहतर लगा। साथियों, हर इंसान की अपनी एक चॉइस हो सकती है, वह उसके हिसाब से निबंध को डिज़ाइन कर सकता है, पर आप किसी भी आधार पर निबंध को लिखो, पर एक बार साथियों काल्पनिक कहानी बनाकर एक बार निबंध लिखकर जरूर देखना। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ साथियों, आपको अदर प्रकार से निबंध लिखने की अपेक्षा जब आप काल्पनिक कहानी बनाकर ऐसे लिखोगे साथियों, तो आपको उतना टेंशन या उतनी थकान महसूस नहीं होगी जो अदर फॉर्मेट में लिखने में होगी साथियों। क्योंकि मैं इसी फॉर्मेट में मैं ऐसे ही लिखता हूँ, काल्पनिक कहानी क्रिएट करके, क्योंकि वो अपनी मनगढ़ंत कहानी होती है। उस कहानी को अपन अपने हिसाब से परो सकते हैं, उसमें काटा छांटी सब कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ेगी यार जे क्यों काट दिया, समझ रहे हो ना, ये रहता है। परंतु अगर आपने किसी वास्तविक घटना को उठा के ले लिया, वर्तमान में घटित घटनाओं को ले लिया, अगर उसमें आप कहीं भी थोड़ा बहुत चूक किए उसमें आप फंस जाओगे। इसी वजह से काल्पनिक कहानी बेस्ट ऑप्शन मेरी पर्सनली राय है। हो सकता है आपके लिए भी कुछ और हो, पर फिर भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। साथियों, काल्पनिक कहानी के आधार पर ऐसे लिखने से पूर्व कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। सावधानी साथियों, ध्यान रहे योग्य बातें, काल्पनिक कहानी है ना, काल्पनिक कहानी छोटी हो, मतलब काल्पनिक कहानी 5 से 6 पंक्तियों की हो,
इसके बाद आप सीधे अपने विषय, काल्पनिक कहानी छोटी हो, विषय से सीधी जुड़ती हो, अवास्तविक या फिल्मी ना लगे और उसमें सकारात्मक संदेश दे, भावनात्मक लेकिन संतुलित हो, भावनात्मक हो लेकिन संतुलित हो और आपको विषय से जोड़ के रखे। ठीक है साथियों, ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, हम अपनी इस यात्रा के लगभग अंतिम चरण में हैं और साथ ही इसी तरीके से हमारी यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त होती है। साथियों, मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको निबंध के लिए एक बेहतर सोच आपके माइंड में डेवलप किया हो, एक बेहतर मार्ग दिया हो साथियों, तो अपना सहयोग बनाए रखें और मेरे प्रयास को सराहें साथियों, अपना सहयोग बनाए रखें। इसी प्रकार से आने वाली कक्षाओं के लिए साथियों जो थंबनेल है MPPSC मेंस 2025-26 आगामी परीक्षा के लिए साथियों। ठीक है साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का लोगो है साथियों, और साथियों ये हमारा टेलीग्राम जिसमें हम ये हमारे यूट्यूब चैनल का थंबनेल है साथियों, जिसमें हम और भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं साथियों। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से साथियों इसी प्रकार की और भी अधिक जानकारी या इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए साथियों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आपसे विदा लेने से पूर्व साथियों और मैं आपको अपकमिंग क्लास की जानकारी देना चाहता हूं साथियों। देखिए साथियों, ये तो मैंने आपको निबंध कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये मैंने बता दिया साथियों। और इस प्रकार की अभी तक की जो मैंने कहानी बताई साथियों, इससे आपके अंदर एक बेहतर निबंध लिखने की मानसिकता, अप्रोच जाग चुकी होगी साथियों। मेरा यह प्रयास है साथियों कि मैंने आपको जो कुछ भी आपको बताया पूरी वीडियो में, जो कुछ भी समझाया साथियों, इतना तक तो आपको यूट्यूब में भरमार मिलेगा। अब असली परीक्षा स्टार्ट होती साथी आगे की, इंसान बोल तो देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आके ज्ञान झाड़ देता है, परंतु कोई अपने सभी बातों को, अपनी सभी तत्वों को एक बेहतर कसौटी में कस के नहीं देता है। मेरा प्रयास है साथियों कि मैंने आपको जो भी समझाया है, ये आपने अभी तक जो भी अदर टीचरों से जो भी समझा साथियों, हम उसे एक बेहतर कसौटी में एक बेहतर निबंध लिखने का प्रयास करें साथियों। यह मेरा प्रयास एक आदर्श एवं मॉडल निबंध होगा जो आपके अंदर एक समझ विकसित करेगा साथियों। यह तो आप भी जानते हो, आप अगर मेंस लिख रहे हो या निबंध पढ़ रहे हो तो आपके अंदर इतनी तो समझ हो गई है कि कोई भी निबंध 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता क्या है, वह किस तरीके से कॉपी चेक करता है, वह उसके अनुसार नंबर देता है। तो मैं आपके सामने जो भी मॉडल आंसर प्रस्तुत करूंगा साथियों, वह है मेरी बहुत ही मेहनत के बाद मेरा एक बेस्ट निचोड़ होगा आपके सामने, जो आपको बेहतर अधिक से अधिक अंक दिलाएगा साथियों। तो मैं और भी ऐसा प्रयास करूंगा कि हमारे जो आने वाली क्लास रहेगी साथियों, उसमें हम क्या करेंगे जे निबंध के बारे में लिखेंगे साथियों। तो हमारी जो आने वाली क्लास में रहेगी, हम जो पर्यावरण से संबंधित हम ऐसे लिखेंगे साथियों। हमारी आने वाली क्लास को भी देखना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत।